हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज स्क्रीन पे आपको दिख भी गया होगा कि मेक मनी ऑर्गेनिक्स का रिजल्ट एनालिसिस हम करेंगे। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से जो है एक डिमांड आ रही थी कि सर मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के शेयर्स पर एक एनालिसिस करिए। एक व्यूअर्स ने तो कमेंट कर दिया, अरे सर ने बेच दिया है शेयर, अब सर एनालिसिस नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं, पर्सनल होल्डिंग मेरे पास अभी है मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की। हालांकि होल्डिंग जरूर कम हो गई है, ये तो मैं मानता हूँ। और अब फैमिली मेम्बर्स के पास भी जो है मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के शेयर्स नहीं है। और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उसकी चर्चा तो हम करेंगे ही, और साथ साथ जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी आ रही है। एक और इशू भी है इस कंपनी के साथ कि भाई कंपनी का जो फंड्स है वो किस तरीके से यूज़ हो रहे हैं, तो उससे रिलेटेड भी एक चर्चा हम करेंगे। तो दिल थाम कर रखिएगा अपना। और मैं ये कहूँगा कि इन्वेस्टर्स अगर आप हैं इस शेयर्स में, तो जो इन्वेस्टर्स की कौन कॉल होती है उसमें आप इस बारे में सवाल भी पूछ सकते हैं। मैं एक ऐसा सवाल आपके साथ शेयर कर रहूँगा जो आपको ज़रूर से ज़रूर एज ए इन्वेस्टर आपको पूछना चाहिए मैनेजमेंट से। हम भी जब कॉन्टेक्ट करते हैं तो हम भी इस सवाल को पूछने की कोशिश करते हैं। तो जो सवाल है वो आपको उसका जवाब मिलेगा तो आपको और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि यार जिन प्राइस से 25 रुपये से शेयर्स मेरे पोर्टफोलियो में अभी तो तकरीबन 6 गुना हो गया है। और हालांकि हमने काफ़ी अच्छा हिस्सा जो इसका सेल भी कर दिया है और प्रॉफिटों को भी यूटिलाइज़ कर दिया है, सरकार को टैक्स भी दे दिया है। तो सब कुछ मिला के देखिएगा मेक मनी ऑर्गेनिक्स का जो टैक्स है वो भी आप दे रहे होगे आज की डेट में। क्योंकि जब आपने अगर एडवांस टैक्स की पेमेंट नहीं की थी पिछले साल अगर किसी भी कारण से, तो आप अपनी जब रिटर्न्स फाइल कर रहे होगे तो मेक मनी ऑर्गेनिक्स और मेक मनी फाइन कैम का प्रॉफिट के ऊपर आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही होगी। और मैं ये उम्मीद करूँगा यार ऐसी टैक्स लाइबिलिटी आपकी हर साल बने। भगवान करे आपको ऐसा टैक्स हर बार देना पड़े, दबके प्रॉफिट हो और दबके टैक्स हो, तो ऐसा प्रॉफिट आपको हर साल हो। मैं इसी कामना के साथ आपको मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड की जो है चर्चा करता हूँ आपके साथ। अभी पीछे हमने 2 वीडियो शेयर किए थे, एक कोटक बैंक के रिजल्ट्स के बारे में और एक ICICI बैंक के रिजल्ट के बारे में। और आप में से बहुत सारे व्यूअर्स का जो है एक मत निकल कर आया कि सर आप जो है क्रिकेट की कमेंट्री की तरह आजकल एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपको कोई आपत्ति हो तो बताइएगा कि भाई अगर ये अंदाज आपको अच्छा नहीं लग रहा। हालांकि मैं तो नॉर्मल वे में ही बात करता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों के पॉजिटिव व्यू भी हैं। और तो हमारे जो व्यूअर्स हैं वहाँ पॉजिटिव भी बहुत बात कर रहे हैं। और देखिएगा मेरा अपना एक एनालिसिस करने का तरीका है, और मेरा अपना एनालिसिस करने का तरीका, अच्छी चीज़ें भी बोलता हूँ भाई, मैं ख़राब चीज़ें भी बोलता हूँ। मैं तो एक एनालिसिस ऐसे करता हूँ जो मुझे सही लगता है, मैं वो बात करता हूँ। मैं कोई ये नहीं है कि यार वो घिसी पिटी बात कर देनी भाई हर एनालिसिस में। जो है एक बोलते थे ना कि भाई जो है टेक्स्ट बुक स्टॉक, जब हम क्रिकेट देखते थे और कमेंटेटर बोलता था कि भाई सुनील गावस्कर का जो है टेक्स्ट बुक जो है स्टॉक जो है उसने प्ले किया है। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी आया तो भाई वो टेक्स्ट बुक स्टॉक नहीं लगाता था, उसके ने अपना एक नई जो है शॉट ईजाद कर दिया था, हेलीकॉप्टर स्टॉक। तो देखिए हर व्यक्ति, हर एनालिसिस्ट का अपना एक तरीका होता है, अपना एक व्यू होता है, अपना एक सोचने का तरीका होता है। और शेयर बाज़ार में भी एक बात ध्यान रखिएगा, उसी भाव के ऊपर एक आदमी शेयर खरीद रहा होता है, दूसरा बेच रहा होता है, तो 2 लोगों के व्यू डिफरेंट होते हैं। तो अल्टीमेटली शेयर बाज़ार में तो भाई एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो हर चीज़ तो जो है सेम होगी नहीं। तो सब लोगों को सब तरीके की जो एनालिसिस है वो भी पसंद आते हैं। कुछ लोगों को हमारा एनालिसिस पसंद आता है, कुछ लोगों को दूसरे एनालिसिस पसंद आते हैं, कुछ लोगों को हमारी बातें कड़वी लगती होंगी, कुछ लोगों को अच्छी लगती है। ठीक है जी। ज़िंदगी में हर किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। तो अल्टीमेटली आपको क्या मिला है उससे आप कितना खुश हैं वो ज़्यादा डिपेंड है करता है। तो कभी कभी आप जो शेयर्स लेते हैं तो आप कहोगे यार ये शेयर्स तो चला नहीं, मेरा दूसरा शेयर चल गया, मैं वो ज़्यादा ले लेता तो बढ़िया रहता कि यार ये तो मैंने कम ही शेयर्स लिए और ये शेयर अच्छा चल गया, जो मैंने ज़्यादा खरीदे वो कम चला। यार ये ज़िंदगी में होता रहता। तो इसलिए मैं बोलता हूँ ज़िंदगी में किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, किसी को ज़मीन तो किसी को आसमान नहीं मिलता। सर आज की फ़िलॉसफी हो गई है, आ जाओ आप लाइन पे मेक मनी ऑर्गेनिक्स के रिजल्ट्स के बारे में। भैया रिजल्ट आए हैं नंबर 1, बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं। और इस माहौल में आए हैं कि और भाई साहब जो एग्रो केमिकल बिजनेस का जो धंधा है वो बहुत ही बढ़िया जो है यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली। और यहाँ पर एक हमें, क्योंकि मैं एज ए इन्वेस्टर आपको बात कर रहा हूँ तो मुझे भी एक इन्वेस्टर के बारे में थोड़ा सा दुख होता है
कि एक DBS इन्वेस्टर्स होते थे जो सिंगापुर के अंदर इनकी जो इनका जो GDR लिस्टेड था उसकी के अंदर जो इनके जो शेयर्स लिस्टेड थे उसमें बड़े लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे वैसे भी। और जब मलाई काटने का समय आया वो बेचारों को मतलब बहुत बुरे भाव पे एग्ज़िट मिला और उनको जाना ही पड़ा क्योंकि वहाँ से डीलिस्ट हो रहा था। तो मैं क्योंकि अपने साथ साथ जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उन पे भी देखता हूँ कि यार उन्होंने भी बड़ा अच्छा पैसा लगाया, तो हालांकि उन्होंने भी अच्छा पैसा बनाया ऐसा नहीं है, और लेकिन उनका जो एग्ज़िट है वो तकरीबन 90-95 रुपये के आसपास या 100 रुपये के आसपास था, और उस दिन के बाद वो शेयर्स उन प्राइस पर गया नहीं है। और मेक मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड 139.10 बहुत बढ़िया क्लोजिंग है, और शेयर का भाव आपके सामने है, तो आप कहेंगे तो देखिएगा लॉस तो किसी को होगा नहीं भाई। अगर किसी ने 152 पे खरीद लिया हो आफ्टर लिस्टिंग तो फिर मैं क्या करूं। तो बट मुझे इस बात की बड़ी खुशी रहती है जब भी मैं मेक मनी का एनालिसिस करता हूं कि भाई हमारे किसी भी व्यूअर को नुकसान नहीं है। ये खुशी मुझे जो है सबसे ज़्यादा मिलती है मेक मनी का एनालिसिस करते वक्त। और बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि मतलब मैं आपको पहले का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मतलब कुछ लोगों ने तो जो है सेव इस तरीके से कर रखा, मतलब हमारे भी कुछ व्यूअर्स हैं जिनके पास मेरा फ़ोन नंबर होगा, तो वो एनालिसिस का नाम ऐसे मेरे को लोग ऐसे नहीं करते, वो लिखते हैं रविंद्र मेग मनी वाले। तो अब भाई मेरा नाम रविंद्र वत्स है, लेकिन बहुत एनालिसिस हमने मेग मनी पर किया, बहुत सारी बातें हमने पीछे पास्ट में की, हर क्वार्टर में आपको रिजल्ट एनालिसिस कर रहे हैं। बट बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर आपको ना यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग इस बात से जानते हैं कि रविंद्र सर मेग मनी वाले, तो रविंद्र वत्स मेग मनी वाले। तो हो सकता है कि ये बात सच भी हो झूठ हो, आपके क्या कमेंट्स हैं वो आप करिएगा तो मुझे पता चलेगा कि आप क्या सोचते हैं। आप बात करते हैं रिजल्ट की, तो देखिएगा जून 30, 2022 एनालिसिस पिछले क्वार्टर से नहीं करेंगे भाई, देखो सीधी बात है, बैंक तो है नहीं है, तो पिछले क्वार्टर से तो करूँगा नहीं मैं एनालिसिस। तो एनालिसिस कहाँ से करेंगे, एनालिसिस करेंगे पिछले साल से। अब पिछले साल में क्या रिपोर्ट कर रहे थे, 498 करोड़ की सेल कर रहे थे, अब 783 की। हालांकि पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने अच्छी सेल की थी, 811 करोड़ की सेल, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन। इनको एक अदर इनकम आती है 37 करोड़ रुपीज़ की, इसमें से हर साल हर बार आपको एक इंटरेस्ट इनकम के रूप में पैसा मिलता है, जो इन्होंने मेग मनी फाइनकैम को जो है प्रेफरेंस शेयर्स के रूप में पैसा दे रखा है, तो वहाँ से भी एक इनकम इनको आती है, उस पर चर्चा करूँगा मैं बाद में। और यहाँ पर 821 करोड़ की जो है रेवेन्यूज़ के सामने इनके जो खर्चे हुए 474 और -45 का खर्चा निकाल लीजिएगा, यानी कि क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ने के बावजूद भी इनके खर्चे तो बढ़े लेकिन इनकी रिलाइजेशन बढ़ गई, यानी कि इन्होंने किसानों से या जहाँ पर भी अपने एग्रो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं वहाँ से पूरे पैसे वसूल कर लिया, इंक्लूडिंग द पिगमेंट। बट पिगमेंट में रिलाइजेशन बढ़िया नहीं है, जो भी रिलाइजेशन आ रही है ना भाई एग्रो में आ रही है। जो भी अब अगर आज की डेट में ये कहें कि भाई मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, भाई मेग मनी ऑर्गेनिक्स में अब 80% हिस्सा ना एग्रो का है। कभी हम इसको 1/3 करते थे, 1/3 पिगमेंट, 1/3 जो है एग्रो और 1/3 जो है फाइन कैम, जो अब आप लोग जानते हैं उसकी कंपनी अलग हो गई है। तो एम्प्लॉय का खर्चा देखिएगा 29 करोड़ से बढ़ के 40 करोड़ हो गया है, पिछले क्वार्टर से भी बढ़ गया है। डेप्रीशिएशन 18 करोड़ का क्योंकि एक्सपेंशन हुए हैं। मिसलेनियस 175, 679 करोड़ के टोटल खर्चे। कोई बात नहीं, खर्चे करो, सेल बढ़ रही हो ना भाई, फिर कोई दिक्कत नहीं है। और प्रॉफिट आया 141 करोड़ का, पिछले साल के 91 करोड़ के सामने 141, पिछले क्वार्टर के 136 के सामने 141 करोड़। बहुत ही बेहतरीन जो है परफॉर्मेंस ऑपरेशनल फ्रंट पे देखने के लिए मिली, और ये सारा श्रेय जाता है एग्रो केमिकल्स को। अब कंपनी ने ईपीएस रिपोर्ट करी 4.29 की, बहुत ही बढ़िया है ईपीएस जो है, हम इसको मानेंगे। और ये इसकी हाईएस्ट ईपीएस के आसपास की ईपीएस है। तो आप ये समझिएगा कि 4.29 की ईपीएस कोई मामूली ईपीएस नहीं है। इसमें से अगर आप कुछ ईपीएस निकालेंगे भी, क्योंकि जो इनको मेग मनी फाइनकैम से पैसा मिलता है इंटरेस्ट के रूप में, और जो है ऑप्शनल कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उन पे जो डिविडेंड मिलता है उसको हालांकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इंटरेस्ट की तरह ही डील किया जाता है। तो 4.29 बहुत ही अच्छी ईपीएस यहाँ पर आई है। और हम जो आज से 2-3 साल पहले बात करते थे, हमारा जो सपना होता था कि भाई 16-17 रुपये की ईपीएस की साल की आएगी, जो आप हमारी पुरानी वीडियो में सुनते थे, तो वो सपना जो है लगभग पूरा हो रहा है। और वहाँ पर हमारे शेयर्स के जो भाव होते थे वो तो आ ही गए हैं।
तो अब यहाँ पे देखिएगा पिगमेंट में 219 करोड़ की सेल की, एग्रो में 563, लेकिन ये जो 219 करोड़ की सेल पे प्रॉफिट आया 21 करोड़ बिफोर टैक्सेस, में भी टैक्स माइनस होगा। लेकिन भाई साहब यहाँ हुआ है गजब, एग्रो के मतलब 563 करोड़ की सेल पर 140 करोड़ का प्रॉफिट, यानी कि जो पीबीटी है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, वो आप देखिएगा क्या है 21-22% के आसपास आ रहा है। और यही पूरे रिजल्ट के अंदर दम है, ये इसी ने पूरा दम दिखाया हुआ है। तो अब एग्रो केमिकल्स जो अच्छा कर रहा है, पिगमेंट में भी मानते हैं कि आगे चल के वाइट पिगमेंट अच्छा करेगा, लेकिन अभी उस प्लांट में इन्वेस्टमेंट लगी हुई है, तो उस इन्वेस्टमेंट का क्या होगा वो तो आने वाले समय में पता चलेगा जब वहाँ से रियलाइजेशंस आनी शुरू होंगी। अब बात करते हैं कि कंपनी की जो ग्रोस प्रॉफिट रेशियो है वो 58%, ग्रोस प्रॉफिट 58% बड़ा है, रेशो नहीं है, रेशो तो 40% के आसपास है, 44 के आसपास, वो भी चर्चा करेंगे उसमें भी। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि EBITDA 53% ग्रो किया है, और भाई यहाँ पे तो कोई दिक्कत है नहीं, तो परफॉर्मेंस तो रोबस्ट है। और पिगमेंट बिजनेस हैज़ रिपोर्टेड मॉडरेट परफॉर्मेंस ड्यू टू द इकोनॉमिक स्लो डाउन एंड प्राइस वॉलेटिलिटी। मैंने कहा था कि भाई ये मैं आपको पीछे से बोल रहा हूँ, अभी पिगमेंट में दिक्कत है, लेकिन एग्रो भाई से दमदार है। द ओवरऑल आउटलुक ऑफ द बिजनेस रिमेन पॉजिटिव एंड लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी रिमेन्स एनकरेजिंग, और एग्रो केमिकल बिजनेस कंटिन्यू टू रोबस्ट परफॉर्मेंस, यही इसका दम है। ये मैंने आपको पिछली बार भी बोला था। मेक मनी इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट ओवरऑल ग्रोथ एज देयर ह्यूज अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी मार्केट इन इंडिया एंड द कंपनी इज इक्विप्ड टू कैटर अवेलेबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। देखिए मानता हूँ मैं केमिकल सेक्टर में, आप लोग जानते हैं यार, मैं केमिकल सेक्टर में ही सबसे ज़्यादा बुलिश हूँ। अगर एक नंबर पे मैं किसी सेक्टर के अंदर बुलिश हूँ तो वो है ही कैपिटल, लेकिन केमिकल सेक्टर में बस दिक्कत हमारे को आ रही है कि वैल्यूशंस ठीक वाली कंपनी हमें मिले तभी बात है। अब की हाईलाइट देखिएगा, पैट मार्जिन यार 15%, जो पिछले बार 14% था, सेल बढ़ने के साथ साथ 15% का मार्जिन भी बढ़ जाए, सोने पे सुहागा है। EBITDA मार्जिन 17%, रेवेन्यू में 44% का मार्जिन से, मैं वो बोल रहा था ना आपको, ग्रोस मार्जिन 44% पे, बहुत ही बढ़िया। और यहाँ पर देखिएगा 44 अभी भी है, पीछे भी था, ₹4.48 की EPS है, 67% ग्रोथ इन्होंने की है, एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। देखिएगा बैलेंस शीट में थोड़ा सा दिक्कत हमें क्या आती है, मैं वो बताता हूँ। देखिए कंपनी ना, आपको टोटल शेयर होल्डर फंड 1440 करोड़ के हैं, ये मिलियंस के अंदर फिगर्स, मिलियंस में, अभी तक लाख्स में फिगर्स चल रही थी, मिलियंस में। तो अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ 208 करोड़ की इनकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है और 285 करोड़ की शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है। ये जो बोरिंग्स है ये डबल हो गई, ये बोरिंग्स 60-70% बढ़ गई, यानी कि उधारी का जो अमाउंट है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ट्रेड पेबल्स काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, चलिए वो ट्रेड पेबल्स को तो मानते हैं, लेकिन ये जो डेट है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है, यानी कि जो उधारी बढ़ी है, हालांकि कंपनी ग्रो कर रही है, ये भी हम बात मानते हैं, लेकिन ये जो डेट बढ़ा है, ये डेट हमें थोड़ा सा लॉजिकल नहीं लग रहा। मैंने आपको कहा था ना कि भाई क्या लॉजिक है, क्या इशू हमें लगते हैं, वो ये है। अब देखिएगा ये दोनों का टोटल आप मिलाएंगे, इस जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है, और कुछ फाइनेंशियल लायबिलिटीज में मैं वो इनको साइड करता हूँ, तो तकरीबन आप ये मान के चलिएगा कि 480 करोड़ के आसपास का डेट है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मिला के, दोनों बोरिंग्स मिला के। अब ये शॉर्ट टर्म बोरिंग्स मिला के आपकी जो रिटर्न ऑन इक्विटी है आपकी कंपनी की, आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी है 20% के आसपास, और 20 से भी ज़्यादा आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी है। हालांकि वो स्लाइड हमने लगाई नहीं है, तो अगर आपको रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दैट इज़ 30%, यानी कि आपके शेयर होल्डर्स के पैसे पर 30% पैसा आप कमा रहे हैं, यानी कि आपका कमाने का दम 30% है। और ओवरऑल इन्वेस्टमेंट पे भी आप देखेंगे तो 22.5% है। तो आप 22.5% को भी पकड़ें आप कि भाई पूरे जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि जो डेट है और जो इक्विटी आप यूज़ कर रहे हैं बिजनेस में, उसके ऊपर भी आप 22.5% कमा रहे हैं। एक्सेलेंट परफॉर्मेंस। अब हमारा इशू क्या है? हमारा इशू ये है कि यार जो कंपनी 22.5% पैसा कमा सकती है, जो पैसा 22.5% पैसा कमा सकती है, जिसकी 30% रिटर्न ऑन इक्विटी है, उस कंपनी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मेक मनी फाइन कैम लिमिटेड को दे रखे 8% के ब्याज पे, और वो अमाउंट है 210 करोड़। वो अमाउंट है 210 करोड़। अब यही इस वीडियो का मेन पार्ट है, ध्यान से समझिएगा कि 210 करोड़ रुपए आपने दे रखे हैं एक कंपनी जिसका नाम है मेक मनी फाइन कैम लिमिटेड। कुछ समय पहले तक, 1 साल पहले तक,
ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी थी मेग मनी फाइन कैम लिमिटेड की। लेकिन अब ये कंपनी सब्सिडरी कंपनी तो नहीं है, क्योंकि अगर सब्सिडरी कंपनी भी कमा रही है पैसा तो होल्डिंग कंपनी में आ रहा है और होल्डिंग कंपनी उसको कंसोलिडेट करके रिपोर्ट कर रही है। अब मेग मनी फाइन कैम का जो प्रॉफिट आ रहा है वो मेग मनी फाइन कैम के पास है, मेग मनी अर्निंग्स पे तो आ नहीं रहा। तो अल्टीमेटली आप खुद 20-22% कमाने का आपके अंदर दम है और वो पैसा आपने 8% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में, कोई इक्विटी नहीं है, आपको वो पैसा वापस ही मिलेगा, उधारी है वो। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स आरपीएस का मतलब होता है कि भाई कंपनी जो फाइन कैम वो पैसा नकद देगी, 8% आपको एक तरीके से ब्याज देगी। अब ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है उस पर जो 8% आपको मिल रहा है दैट इज ऑल्सो सब्जेक्टेड टू टैक्स, उस पर आपको टैक्स भी तो देना है। तो आप अगर मोटा मोटी पकड़े तो 25% का टैक्स भी लगाएंगे, तो यानी कि तकरीबन 2%। तो आपकी इफेक्टिव यील्ड क्या आ रही है 6%, और जब रिटर्न ऑन इक्विटी निकलता है तो आफ्टर टैक्स निकलता है दैट इज 30%। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि जो मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड है उसके पैसों पर, उसकी फंडिंग्स पर मेग मनी फाइन कैम एंजॉय कर रही है। यानी कि मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के ये जो 210 करोड़ रुपए हैं इस पे इसको तो इफेक्टिव यील्ड आ रही है 6%, क्योंकि नेट ऑफ टैक्स भी है, क्योंकि इसको टैक्स भी देना है। और मेग मनी फाइन कैम भी अच्छा कर रही है क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में वो शेयर भी है, क्योंकि मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड से मिला है। लेकिन अल्टीमेटली मैं क्योंकि अभी मेग मनी ऑर्गेनिक्स का एनालिसिस आपके साथ कर रहा हूँ तो उस एंगल से बात कर रहा हूँ, तो इसको 8% पैसे पे आपने ब्याज पे पैसा दिया हुआ है। अब इस 8% से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8% से दिक्कत ये कि भाई आज ये हमारी सब्सिडरी कंपनी नहीं है और आपने मेग मनी फाइन कैम को दे रखा। और मेग मनी फाइन कैम के अंदर फायदा क्या है कि वहां प्रमोटर की शेयर होल्डिंग मेजोरिटी में अबव 70% है, जो यहाँ पे अबव 50% है, फाइन कैम में 70% है। तो अल्टीमेटली दिस फंड इज यूटिलाइज्ड फॉर मेग मनी फाइन कैम बेनिफिट्स। अब मेग मनी फाइन कैम लिमिटेड के लिए ये बेनिफिट जनरेट कर रहा है। अल्टीमेटली हम उस पैसे को अगर एज ए शेयर होल्डर ऑफ मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड मेरा पैसा 8% जनरेट कर रहा है, नेट ऑफ टैक्स 6% है, आप चलो 8 ही भी मान लीजिए, 8% है, और उस पैसे पर मेरी कंपनी 22.5% का कैपिटल एम्प्लॉयड पे जनरेट कर रही है या 30% मेरी इक्विटी पे जनरेट कर रही है, और मुझे क्या मिल रहा है, मुझे मिल रहा है खाली 8%। तो अल्टीमेटली मेरे जो एज ए शेयर होल्डर्स मेरे लिए ये कॉज ऑफ कंसर्न है कि भाई मेरी सब्सिडरी कंपनी थी तब तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। अब यहाँ पे क्या मेरी सब्सिडरी कंपनी नहीं है, क्योंकि जो मेग मनी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड के जो बाकी प्रमोटर्स हैं वो उनकी कंपनी है। अब आप ये कह सकते हैं कि भाई मेजोरिटी उनके पास है, 70% से ज़्यादा हिस्सा उनके पास है। तो अल्टीमेटली हम तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हो गए, क्योंकि हमें शेयर्स की स्वैप रेशियो में भी कम ही शेयर्स मिले थे। तो ये एक रीज़न है जो मुझे थोड़ा सा जो है कंफर्ट नहीं दे रहा है। हालांकि कंपनी की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है, बट ये जो चीज़ मैंने आपको बोली ये एक ऐसा मुद्दा है जो कि कंपनी की मैनेजमेंट के साथ एज ए शेयर होल्डर हमें ज़रूर से ज़रूर पूछना चाहिए। और आपके भी इसके बारे में क्या राय है ज़रूर से ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी दिखा दूं कि कंपनी के डेट कितने हैं। तो मेग मनी ऑर्गेनिक्स का डेट है करंट लायबिलिटीज़ में 285। कहाँ से लोन लिया हुआ है वो भी आप देख सकते हैं। ये पिछली 31 मार्च की डिटेल है, ये ध्यान रखिएगा। ये हमने एनुअल रिपोर्ट से ली है कंपनी की। तो रुपीज़ इन लैक्स है यहाँ पे। तो 285 करोड़ का ये बोरिंग्स है करंट वाली, और नॉन करंट बोरिंग्स में आप देखेंगे कि 270 करोड़ रुपए की बोरिंग्स है। फॉरेन करेंसी बोरिंग्स भी है और उसमें इंडियन करेंसी भी है। और फॉरेन करेंसी बोरिंग्स में हमें एक और रिस्क है, क्योंकि डॉलर की कीमत जो है मजबूत हो रही है तो हमें वो पैसा ज़्यादा भी देना पड़ेगा ब्याज में। हालांकि देखिएगा इनके लिए सबसे खास बात है कि ये जो बोरिंग्स है ना इनकी बड़ी सस्ते भाव की है मेग मनी। हालांकि अब मेग मनी की मैनेजमेंट ये जस्टिफाई कर सकती है कि जी मुझे तो 2-3-4% पे पैसा मिलता है और मैं उस पैसे को 8% को फाइन कैम को देती हूँ। बट मुझे ये लगता है कि भाई ये हम अपने एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं ना, बजाय कि उस पैसे को फाइन कैम के लिए दें और फाइन कैम उसको एक्सपेंड करें। तो फाइन कैम जाके बैंक से पैसे ले ले तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो वो हमारे लिए मेग मनी ऑर्गेनिक्स की जो ग्रोथ है उसको इम्पैक्ट कर रहा है। ये मेरे व्यू है। और आपको ये पूरा एनालिसिस कैसा लगा आप जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।